नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक बार फिर से हाजिर हूँ भाई अशोक वानखेड़े के साथ। अशोक जी इंडिया में हैं, मैं इंडिया के बाहर हूँ, इसलिए इंडिया में क्या चल रहा है वो अशोक भाई बेहतर बता पाएंगे। बिहार के चुनाव में जिस तरह की खबरें आ रही हैं अशोक जी, मतलब आरोप लगता था कि बूथ लूटा जाता है, ललन सिंह सीधे मतलब धमकी दे रहे हैं कि वोट मत डालने दो। अपने योगी जी जा रहे हैं तो अप्पू टप्पू गप्पू कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं मखाना देते हैं सबको गिफ्ट में। मतलब बाइडेन की बीवी को 20 लाख का हार दिया था, वो तो रिकॉर्ड में है। मखाना देते हुए फोटो, मतलब आज तक मैंने तो नहीं देखी, हो सकता है अशोक जी ने देखी हो, उनको किसी ने स्पेशल भेजी हो, तो अशोक जी उसके बारे में भी बताएंगे। मतलब एक जगह 20 साल तक शासन में रहने के बाद हम लोग 2-2 3-3 4-4 साल से यूट्यूब चला रहे हैं, लेकिन अपने यूट्यूब के पक्ष में बोलना हो तो मुझे ये नहीं बोलना पड़ेगा कि फला ये नहीं करते, फला ये नहीं करते। मैं बताऊंगा मैं क्या-क्या कर रहा हूँ, आप बताएंगे आप क्या-क्या कर रहे हैं। लेकिन 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद क्या वाकई इनके पास कोई मतलब मुद्दा ही नहीं है? देखिए अशोक जी, क्या है कि आपको अल्टीमेटली ये बताना होगा कि आपने किया क्या। जब आपकी स्लेट ही ब्लैंक है, आप कुछ नहीं कर रहे। पिछले 2014 से मैं कई भाजपा के नेताओं को, कई मैं बुद्धिजीवियों को ये कहता हूँ कि आंकड़े मेरे नहीं, आंकड़े आपके। सरकारी आंकड़ों के साथ मेरे साथ बैठिए और बताइए 2014 से लेकर 25 तक उपलब्धि क्या है। आप मंगलयान गिनवाओगे तो मंगलयान आप ही के तबे नहीं हुआ। मंगलयान का काम तो पिछले 25 साल से चल रहा है। आप कहोगे कि मैंने उस टनल का उद्घाटन किया, वो टनल पिछले 20 साल से बन रहा था। आपने किया क्या? आपकी उपलब्धि है कि इस देश के 81 करोड़ लोगों को आपने इस लेवल पे पहुंचा दिया कि वो भूखे सोते थे। इसलिए आपने उनको 5 किलो अनाज दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है। आपको अरे आश्चर्य होगा अशोक इसी जी, चुनाव अशोक में। जी, एक मिनट रोक रहा हूँ। अमित शाह जी का एक बयान वायरल हो रहा है, उसमें क्या कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता जो सोशल मीडिया पे है, सब हमारे 5 किलो अनाज पे पल रहे हैं। ये मतलब शर्म की बात है कि मैं क्या बोलूँ? आप ही बोलिए। मैं यही कह रहा हूं कि आप विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भूखे नंगे लोगों के भरोसे नहीं कर सकते। ये बात आप जान लीजिए। बिना भजन ना हो भजन, बिना भोजन ना हो भजन गोपाला। यहाँ तो भूखे भजन भगवान न को भी होए बगैर गोपाला। भूखे, हाँ, तो भूखे भूखे पेट तो भगवान को भी याद करना मुश्किल हो जाता है। आप तीसरी इकोनॉमी बनाने चल रहे हैं। आपकी अचीवमेंट क्या है? 81 करोड़ लोगों को भूखा रखा है आपने 5 किलो अनाज के भीख पे। इस देश के किसान को, जिसकी आमदनी आपने डबल करने की बात कर रही थी, 6,000 रुपए साल, यानी 500 रुपए महीने की भीख पे रखा है आपने। आपको चुनाव के पहले 10,000 रुपए कर्ज, 1 करोड़ 21 लाख पहले, और बाद में चुनाव घोषित होने के बाद 30 लाख, ऐसे 1 करोड़ 51 लाख महिलाओं के अकाउंट में आपको पैसा डालना पड़ रहा है। आपकी स्थिति ये हो रही है कि उत्तर प्रदेश से लोग आपको रैली में लाना पड़ रहा है। आपकी स्थिति ये हो गई कि अमित शाह जी को अपने भाषण में बोलना पड़ रहा है, ए सिक्योरिटी वाले, लोगों को आने दो, आने दो, आने दो, क्योंकि पूरे चेयर खाली पड़ी है। प्रधानमंत्री का अभी रोड शो हुआ पटना में। इतना दयनीय स्थिति मैंने कभी नहीं देखी। लोग नहीं है रोड शो में। जो लोग लाए गए वो लोग गाली दे रहे हैं कि सुबह से बिठा के रखा है, हमको कहां से उठा के लाया। महिला ने कहा कि हमको गुलाम समझ के रखा है। हमको क्या समझ के रखा है? खाने को नहीं, पीने को नहीं, टॉयलेट जाने को नहीं यहाँ पे, और सुबह से बिठा के रखा है। ये वास्तु स्थिति है। वो कहते हैं कि भाई बिहार में इसलिए औद्योगिकरण नहीं हो रहा है क्योंकि बिहार में जमीन नहीं उद्योग लगाने के लिए। बिहार में जितनी जमीन है, आप बिहार को अच्छी तरह से जानते हैं अशोक जी। बिहार में जितनी जमीन है उससे कम जमीन गुजरात में है। फिर गुजरात में उद्योग क्यों? फैक्ट्री गुजरात में, विक्ट्री बिहार में, ये जो कहते हैं वो बहुत सही है। ये बिहार को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, क्योंकि बिहार के लोग यदि बिहार में रोजगार पा जाएंगे तो सूरत में काम कौन करेगा? बड़ौदा में काम कौन करेगा? इनको एक वर्कफोर्स चाहिए काम करने के लिए। गुजराती सेठ तो एसी में बैठ के नोट गिनेगा। 1 रुपया पे आपको जमीन मिल जाती है बिहार में, यदि आप गौतम अडानी है तो। बाकी उद्योग के लिए जमीन नहीं। और आश्चर्य की बात है, एक वीडियो वायरल हो गया, मैं हंस हंस के लोटपोट हो गया। जी। 10 साल पुराना भाषण है प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव के टाइम पे, 10 साल पहले, 2015 का भाषण है कि सत्ता में आएंगे तो बिहार का पलायन रोक देंगे। बिहार में नौकरियों का अंबार लग जाएगा, एक आदमी बाहर नहीं जाएगा। जी।
उसके साथ 2025 का भाषण है कि बिहार का पलायन रोकने के लिए हमें सत्ता में लाइए। भाई डबल इंजन की सरकार पिछले 10 साल में है, वहां 20 साल से नीतीश कुमार है। यदि 10 साल पुराना भाषण आज रिपीट करना पड़ रहा है तो आप स्वयं इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने 10 साल में बिहार वालों को मूर्ख बनाया, हमने कुछ नहीं किया। आप कहते हो कि जंगल राज आएगा। जंगल राज किसको कहते हैं? भ्रष्टाचार, व्यभिचार, कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से हाईजैक होना, इसी को आप जंगल राज कहेंगे ना। भ्रष्टाचार चरम पर, जंगल राज व्यभिचार मतलब चरम कानून का पर, राज नहीं होना, और क्या? जंगल राज का मतलब जंगल राज कानून का होना। राज नहीं हो तो जंगल राज है। दिन दहाड़े चुनाव घोषित होने के बाद जिनके पास भी असले होते हैं लाइसेंस के, उसको जमा करना होता है। ये चुनाव आयोग का कानून है और ये सालों से इंप्लीमेंट होता है। उसके बाद भी एक आरजेडी के इसकी हत्या होती है, वर्कर, बहुत सीनियर 75 साल का आदमी की हत्या होती है। रसूखदार आदमी है वो, किसी पिछड़े आदमी के लिए काम कर रहा था, आरजेडी का बहुत पुराना साथी था। दुलारचंद मारने यादव वाला जी। आनंद, हाँ, और मारने वाला आनंद सिंह है जी। उसके बाद जिस दिन यह हत्या हुई उस दिन पुलिस का प्रेस नोट यह व्यंग का एक बेहतरीन नमूना है। उसमें मरने वालों को गैंगस्टर और अपराधी बताया और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता उम्मीदवार पे हमला होने की बात कही। बाद में सारी बातें सामने आई, उसको गाड़ी में मारा गया। मारने वाले का आरोप अनंत सिंह को है, उसको अरेस्ट किया पुलिस ने। अब ये कहते कि देखिए ये अरेस्ट हो गया। सवाल उसके अरेस्ट होने से जंगल राज से छुटकारा नहीं है। उसके द्वारा हत्या करवाना, असला लेके घूमना और ऐसे अपराधी को जनता दल यूनाइटेड ने टिकट देना, यही अपने आप में जंगल राज का द्योतक है। इसी को जंगल राज कहते हैं। और जंगल राज किसको कहते हैं? लल्लन सिंह कहता है कि एक एक आदमी अनंत सिंह होगा। मतलब उधर वो डाटा बेच के रील बनाने का काम देते हैं, ये एक एक आदमी को अनंत सिंह बनाने को तैयार है। सब बंदूक लेके निकल लो। और ये लल्लन सिंह केंद्र में मंत्री है और बोलता है कि उसका चुनाव मैं लड़ूंगा। अपराधी का चुनाव मैं लड़ूंगा जब तक वो निर्दोष साबित नहीं होता। वो अपराधी है, वो पुलिस कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है। उसका रिमांड नहीं लिया अभी तक पुलिस ने, क्योंकि बोले चुनाव के बाद लेंगे। चुनाव के बीच में खबर आएगी पुलिस वालों ने पीट दिया तो और माथाफोड़ी होगी। लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य है मतदाताओं का। एक बाहुबली जिसको हम गैंगस्टर या एक माफिया कहते हैं, वो भी कोई बड़ा माफिया नहीं है, वो पकेटमार माफिया है, लोकल माफिया। बिहार ने बड़े बड़े माफिया दिए हैं जो पैन इंडिया ऑपरेट करते थे। इसको लल्लन सिंह के चुनाव के पहले पैरोल पे लाया था, लल्लन सिंह उसका रिटर्न दे रहे हैं। अरे गैंगस्टर के भरोसे चुनाव लड़ते हो आप और उसके बाद कहते हो कि हम नेता हैं। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई या जंगल राज है। जंगल राज तो आप दिखा रहे हैं जंगल राज इसको, और जंगल राज और किसको कहते हैं? यही तो जंगल राज है जो देख रहे हो आप दिन दहाड़े। भाषा का तो पूछ लीजिए मत, इतने निचले स्तर पे भाषा का स्तर हो गया है। प्रधानमंत्री इस देश का कट्टे की बात करता है, कट्टा सर पे रख के घोषित करवाया है लालू यादव ने, कट्टा रखा है इसके सर पे। अरे आपने वो एक आरोप लगाया कि लालू यादव ने कांग्रेस के सर पे कट्टा रख के अपने बेटे का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए ले दिया। आप ये बताइए नीतीश कुमार के सर पे किसने कट्टा रखा है कि बिना नाम अनाउंस करे तुझे मेहनत करनी पड़ेगी? ये बताइए आप। आपको आप याद आया आपको कि आज विधान परिषद का जो विधानसभा के सदस्य है वो तय करेंगे, विधानमंडल तय करेगा। नरेंद्र मोदी को किस पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ओके किया था?
राजस्थान में मदनलाल शर्मा को। किसने वो किया था? वो तो पर्ची निकली थी, राजनाथ सिंह ने पर्ची दी थी महारानी के हाथ में। पर्ची सिस्टम चलाने वाले लोग यह कानून बताते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि बिहार को अशिक्षित रखा जाए, इसीलिए किसी हालत में वो तेजस्वी के हाथ में बिहार नहीं जाने देते। और यदि ये लालू यादव के राज को जंगल राज कह के इनका आरोप है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि तेजस्वी पिताजी के जंगल राज पे पर्दा डाल छुपा रहे हैं अपने पीछे, तो फिर आप उस संघ को छुपा रहे हो जो अंग्रेजों का साथ देके भारत के लिए लड़ने वाले शहीदों का आपने विश्वासघात किया। बिल्कुल। फिर आपका अतीत देखा जाए मोदी जी, तो आप बगले झांकते हुए फिरेंगे। किसका अतीत देखें? बहुत घृणास्पद अतीत है। जिस तिरंगे की अवहेलना करने वाला संघ, जिस संविधान की अवहेलना करने वाला संघ, यह आपका अतीत है। उससे लालू का जंगल राज पुरता है। अंग्रेजों की गुलामी से तो अच्छा कि मैं अपने वाले की हमारा वो जंगल राज ठीक है अंग्रेजों की गुलामी से। लेकिन सही मायने में ये बिहार को अपने कब्जे में इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि इनको गुजरात में काम करने के लिए वर्कफोर्स चाहिए। ये किसी हालत में बिहार में इंडस्ट्री लगने नहीं देंगे। नहीं तो पिछले 10 साल में 10 इंडस्ट्री, पिछले 10 साल में कितना निवेश हुआ गुजरात में देख लीजिए। उसमें 1% भी निवेश बिहार में हुआ क्या, ये बता दीजिए। महाराष्ट्र से योजनाएं आके महाराष्ट्र से योजनाएं उठा उठा के ले गए। महाराष्ट्र से दो बड़े बड़े उद्योग लेके गए महाराष्ट्र से गन पॉइंट पे। बिल्कुल बिल्कुल। कट्टा तो आपने रखा था उद्योग के सर पे। और हमारे यहाँ के ये जो गद्दार नेता है महाराष्ट्र के, वो महाराष्ट्र को समझा रहे थे कि हम प्रधानमंत्री जी से मिले, उनने बोला इससे भी बड़े उद्योग दिलवाऊंगा। लोग इंतजार कर रहे हैं। कहां है उद्योग? प्रधानमंत्री हमने किया, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, कितना बड़ा योजना लगता है भाई, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना। किसान को लगता होगा बरसने दे पर कितने 250 150। सर प्लीज आप अपमानित मत करें किसानों को। 3 रुपए, और सबसे बड़ा अमाउंट 20 रुपए 85 पैसे का है। 20 रुपए 85 पैसे। 10 मिनट पहले मेरे गांव मेरी बात हुई, मैं शॉक्ड हो गया। उसने कहा कि हमारे जिले के लिए आदेश आया है कि संतरा और मौसम्बी इनको फल बाग नहीं मानी जाए। जो सरकार कंपेंसेशन दे रहा है उसमें संतरे के बाग को और मौसम्बी के बाग को फ्रूट की कल्टीवेशन नहीं माना जाए, फल की खेती नहीं माना जाए, उन्हें ऑर्डिनरी खेती में जाना जाए, क्योंकि फल की खेती के लिए मुआवजा ज्यादा है। बाप रे। जितना मुआवजा बोला उसका आधा पैसा किसान के अकाउंट में नहीं आया अभी तक। ये सरकार है, ये 3 रुपए बीमा देती है। इनके बाप ने कभी देखा था 3 रुपए क्या है? प्रधानमंत्री चाय बेचते थे ना पहले, 3 रुपए में मुझे चाय खरीद के दिखाया। आज मजाक करते हैं। 10-10 हजार रुपए कर्जा दे दिया महिलाओं को। चुनाव मैंने शायद आपने तो मेरे से ज्यादा चुनाव देखे हैं अशोक जी। क्या कभी ऐसा हुआ कि चुनाव घोषित होने के बाद मनी ट्रांसफर हुआ है? सवाल ही नहीं उठता। पहले चुनाव के 1 महीना पहले इनको समझ में आ गया कि चुनाव हाथ से गया। इन्होंने वो महाराष्ट्र वाला कार्ड खेलने का प्रयास किया, लाडली बहला योजना। उनको लगा नहीं इधर तो बहुत ज्यादा खराब स्थिति है, तो सीधा 10,000 रुपए महिला के अकाउंट में कर्ज के नाम से ट्रांसफर किए। लोन है वो कर्ज है। टोटल महिला चिन्हित हुई 1 करोड़ 21 लाख महिलाएं। 75 लाख का पहला ट्रांसफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक इवेंट में हुआ, क्योंकि ये तो इवेंट जीवी लोग हैं। बिल्कुल। फिर नीतीश कुमार को लगा मैं पीछे रह गया, दूसरा इवेंट उन्होंने किया 25 लाख महिलाओं का, 1 करोड़ हो गए। और जिस दिन चुनाव घोषित हुए, चुनाव आयोग की पत्रकार वार्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 घंटे पहले 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए पैसे, ताकि आचार संहिता से बच जाए। उसके बाद कंप्लेंट आना शुरू हो गई, कई महिलाएं नाराज है, उनका नाम ही नहीं है उसमें। फिर 30 लाख महिलाओं का नाम तय हुआ, और 30 लाख महिलाओं के अकाउंट में चुनाव घोषित होने के बाद पैसा ट्रांसफर हुआ है। चुनाव घोषित होने के बाद। और एक इंस्टॉलमेंट 7 नवंबर को होगा। पहला
जो चुनाव घोषित होने के बाद पहला 17 तारीख को, दूसरा 29 तारीख को, तीसरा 31 तारीख को 10-10 हजार रुपए का ट्रांसफर हो गया। 10 लाख 10 लाख 10 लाख महिलाओं के अकाउंट में। और 7 तारीख को पता नहीं 10 लाख के होगा, 25 लाख के होगा, 50 लाख महिलाओं के अकाउंट में होगा। सरकार के पास कोई कागज नहीं है। विपक्ष चुनाव आयोग को गुहार लगा के बैठा है कि माए बाप ये पैसा ट्रांसफर कैसा हो रहा है। यहां तो लाभदायी योजना भी चुनाव के समय रोक दी जाती है, उसको रिश्वत मानी जाती है। लेकिन ये 30 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए कैसे ट्रांसफर हुए? चुनाव आयोग सोच रहा है इसमें क्या किया जाए। और एक नेक्स्ट ट्रांसफर 7 तारीख को है, 7 नवंबर को, जो 11 नवंबर को वोटिंग को इंपैक्ट करेगा। जब इतना सारा ये चल रहा है, मतलब अराजकता है, इसे जंगल राज कहते हैं भाई। मोदी जी क्या जंगल राज बोल रहे हैं? तो चुनाव आयोग का राम नाम सत्य कर दिया जाए सर। न ललन सिंह पर बिल्कुल बोलने के लिए उसके पास जबान है, न 10 हजार पे ना, बोलने के लिए जबान है, तो ये चुनाव जवाब आयोग है क्यों सर्टिफिकेट देने के लिए मोदी जी को? नहीं। अब मैं इसके बाद भी बात करता हूं। सपोज चुनाव के नतीजे आते हैं, आरजेडी की उम्मीदवार जीतता है, वहां जनता दल यूनाइटेड के मोदी उम्मीदवार को सर्टिफिकेट दिया जाता है जीत का। अशोक जी मुझे बताइए क्या रेमेडी है इस पे? हारे हुए उम्मीदवार को यदि उसने जीत का सर्टिफिकेट दे दिया क्या कर तो आप क्या जाओगे? कर लोगे? कुछ नहीं, सबसे बैठ के पहले वीडियो आप चुनाव बनाएंगे और आयोग सबसे हम पहले लोग चुनाव बैठ के आयोग वीडियो पे चिल्लाएंगे और विपक्ष वीडियो जो है पे कमरे में चिल्लाएंगे। चिल्लाएगा। पूछने वाला कौन है? नहीं, विपक्ष सबसे पहले चुनाव आयोग जाएगा। हम्म। चुनाव आयोग फिर कहेगा कोर्ट कि हम जाएगा। इंक्वायरी कर रहे हैं, देख रहे। फिर विपक्ष कोर्ट जाएगा। कोर्ट कहेगा कि पहले चुनाव आयोग को आप बोलिए। ये कहेगा हमने चुनाव आयोग को बोला। फिर कोर्ट 2 साल हाईकोर्ट बीत चुनाव जाएगा। आयोग को नोटिस देगा। चुनाव आयोग जब नोटिस देगा तो उसका जवाब चुनाव आयोग देगा कि इस बात का हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमको थोड़ा टाइम चाहिए। चुनाव आयोग 1 साल बाद बोलेगा कि हमने इन्वेस्टिगेट किया, हमको लगता है कि सर्टिफिकेट सही दिया गया। फिर उसके बाद बहस होगी। 3 साल बाद यह मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और फिर 5 साल बाद 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो अब तो विधानसभा फिर से अभी नहीं आ गई है। और एक हारा हुआ उम्मीदवार 5 साल एमएलए बन के रहेगा, राज करेगा। यही होने वाला है, क्योंकि न्यायपालिका में सुनवाई है ना। न्यायपालिका का देखिए, न्यायपालिका कहां तक डिटोरेशन हुआ है, डिटोरेशन की लिमिट बताइए। एक असीम सरोदे करके एक लॉयर है महाराष्ट्र में, आपने नाम सुना होगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तहसील कोर्ट में भी जाना हो, किसी पे अन्याय हो गया तो टूट पड़ता है। हर घर में उसकी पूजा होती है असीम सरोदे की। असीम सरोदे एक्टिविस्ट भी है। लोकसभा के चुनाव में निर्भय बनो विचार मंच पे उन्होंने संविधान बचाओ पे कई जगह सीरीज में भाषण दिए। एकाएक महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल ने उनको 3 महीने के लिए उनकी सनद कैंसिल कर दी, लाइसेंस कैंसिल कर दिया। और उसका कारण क्या है कि आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई। कंप्लेंट में आपने गवर्नर को फालतू बोला, न्यायपालिका सरकार के दबाव में आई ये बोला, और लोक और विधानसभा स्पीकर के खिलाफ बोला। ये निंदनीय है, ये बेजवाबदार तरीके से आपने बोला है, और इसके लिए आपके एक्शन ली जाती है कि आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हो, वकील होने के नाते, और आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हो, इसलिए आपको 3 महीने के लिए सस्पेंड किया था। सस्पेंड किया जाता है। और उसमें भी एक क्लॉज है, वो ऐतिहासिक क्लॉज है सर, भूतो न भविष्यति। ये डिसीजन अगस्त में हुआ है, लेकिन उसमें लिखा है ये तब लागू होगा जब आपके हाथ में ये निर्णय दिया जाएगा। बहुत अच्छा। अगस्त से असीम सरोदे रेगुलर पूछ रहे कि अरे भाई मेरे केस का क्या हुआ, मुझे नोटिस मिला, मैंने जवाब दिया आपको, आपने माफी मांगने के लिए बोला, मैंने मना किया, क्या निर्णय लिया आपने? बोले बताएंगे आपको, बताएंगे आपको। और कल उनको ये निर्णय दिया। अरे कल से निर्णय लागू होगा, ये मुझे समझ में नहीं आता। बहुत गजब का निर्णय है, कमाल है। क्योंकि इसी 3 महीने में उन्हें कोर्ट में भी अपेयर होना है शिवसेना की केस में। ओ, वो जो चेयरमैन है कमिटी का,
डिसिप्लिनरी कमेटी का, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसके सोशल मीडिया पे सब अकाउंट पे बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो है। ये वस्तुस्थिति है। कमाल है। न्यायपालिका में डिटोरिएशन कहां तक आ गया, मुझे बताइए। अरे जिसकी अवमानना होगी वो कुछ करने को तैयार नहीं है। न्यायपालिका सरकार के दबाव में है, ये बोलने से यदि अवमानना होती है, ये तो बहुत ही छोटी बात है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे जूता फेंकने वाला अवमानना नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देश तोड़ने वाला और जलाने वाला ये आरोप लगाने के बाद भी सांसद के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही नहीं होती, वो अवमानना नहीं है। जेटली जी कई बार पार्लियामेंट में बोल चुके हैं विपक्ष में रहते हुए कि सरकार के दबाव में है न्यायपालिका, वो अवमानना नहीं है। जिन न्यायाधीशों के घर नोटों के बंडल मिलते हैं, उनका क्या मान? जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को बोलता है नहीं देता इस्तीफा, जा तुझे जो करना सो कर ले, उनकी क्या उपरा अवमानना? उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा, उसका कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यदि कोई पार्टी का प्रवक्ता न्यायाधीश बनता है तो उसकी क्या इज्जत? एज ए न्यायाधीश, किसी न्यायाधीश का भांजा बन जाता है हाई कोर्ट में न्यायाधीश, क्या इज्जत रखेंगे उसकी? कौन इज्जत करेगा? क्यों करे इज्जत? बीजेपी का स्पोक्स पर्सन यदि मुंबई हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनता है तो मुंबई हाईकोर्ट का बीजेपी का एक न्याय न्याय प्रकोष्ठ है। रही गवर्नर की बात, गवर्नर को तो दसों बार लताड़ा सुप्रीम कोर्ट ने है, उनका क्या मान और क्या अपमान? कोशियारी के महाराष्ट्र में जब सरकार बदली तोड़ी गई, तब सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? उद्धव ठाकरे आपने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम आपको रीइंस्टेट करते, क्योंकि आपने इस्तीफा दिया इसलिए हमको ये कर नहीं सकते। लेकिन एक गैर कानूनी सरकार है और गवर्नर ने गलत काम किया। जो गवर्नर गलत काम करेगा वो फालतू नहीं है तो क्या हुआ? फालतू क्या है? ये अनपार्लियामेंट्री शब्द है। लेकिन आप वकीलों तक खड़े नहीं होने देते। मतलब मुझे मुझे इस बात का गर्व था कि बार एसोसिएशन एक ऐसे एसोसिएशन है जो कम से कम कहीं ना कहीं संविधान के रक्षक है। लेकिन बार एसोसिएशन से यदि ऐसे डिसीजन आने लगे तो फिर तो पूरे कुएं में भाग गिर गई। भाजपा किस हद तक जा सकती है, इससे ज्यादा बेहतरीन उदाहरण नहीं हो सकता कोई और ये वोट मांग रहे हैं बिहार में कि बिहार की जनता का भला करेंगे। मखाने का क्या हुआ? मखाने का बोर्ड बनाया, क्या हुआ मखाने का बोर्ड का? मखाना कैसा निकलता है, कैसा बनता है, प्रधानमंत्री को पता भी है। मैंने मखाने की भेंट कर दी, मैंने मधुबनी पेंटिंग भेंट कर दी, तो मैं बिहार मुझे मतदान करे। आया हमारे एक जोक सुनाता हूं, हमारे प्रेस क्लब में, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक समय ऐसा आया कि लोगों को लगा बहुत सारे नॉन मीडिया के लोग इसमें मेंबर बन गए। तो एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बड़ा नाम था, उनकी अध्यक्षता में एक स्क्रूटिनी कमेटी बनी और जो डाउटफुल केस थे उनको बुलाया गया। उनमें से एक फरीदाबाद का एक खन्ना आया, खन्ना ऐसे कुछ नाम था। उसको पूछा गया कि आप प्रेस क्लब के मेंबर हैं? बोले हाँ साहब। क्या करते हैं आप? बोले लकड़ी की टाल है। बोले आपकी लकड़ी की टाल है, आरा मशीन है आपके पास लकड़ी काटने की, तो उससे तो आपका प्रेस से क्या संबंध? अखबार से क्या संबंध है आपका? बोले साहब रोज पढ़ता हूं मैं अखबार, बिल्कुल। इसीलिए वो मेंबर ऑफ, फिर उसकी मेंबरशिप रद्द होगी। ये केस जब बता रहे थे वो वरिष्ठ हमको, तो हम हंस के लोटपोट हो गए। अब उस टाल वाले में और प्रधानमंत्री में मुझे कोई फर्क नहीं देता दिखता। मैं मखाना खाता हूं इसलिए मुझे गिफ्ट, मुझे वोट दो। मैं बिहार का मखाना किसी को गिफ्ट देता हूं, इसे मुझे वोट दो। हम तो बचपन से मखाना खा रहे हैं, बिहार के बगल के हैं तो अरे भाई साहब, जिस जिस घर में महिलाओं की डिलीवरी होती है मखाना खिलाया मखाना जाता है। खाया जाता है, बिल्कुल। जब भी शादी ब्याह होता है तो बाकायदा मखाने की सब्जी बनाई मिटाया जाती है, वो जाता है मखाना, डेलिकेसी कोई समझ नई में चीज जाती थोड़े है है। वो। नई बिल्कुल। चीज थोड़ी है। तो पूरा देश मखाना खाता है तो पूरा देश ही मांगे बिहार पे। मखाने के लिए कुछ नहीं किया, मैंने गिफ्ट दिया इष्ट। मतलब बात कर, क्या बात कर रहे हैं? जो इनके इनके घोषणा पत्र में देखिए, इनका पुराना घोषणा पत्र और नया घोषणा पत्र उठा के देखिए, क्या है उसमें नया, मुझे बताइए। प्रधानमंत्री अमित शाह के पूरे भाषण में सिवाय लालू यादव, कांग्रेस, इसके सिवा कुछ नहीं है। बिहार के जनता के लिए 5 साल का रोड मैप क्या है?
और यदि बिहार से पलायन रोकने के लिए इसको मतदान करो, तो ये मतदान पिछले 3 चुनाव से हो रहा है। क्या किया आपने? मतलब एक बार कटवाओ, बोले अरे ये तो सांप निकला, मार डाला, फिर से उसको कटवाओ, अरे बोले ये तो वाकई सांप है, मर गया। तीसरी बार कटवाया, बोले भाई साहब 100% ये जहरीला सांप है, तीसरा आदमी भी मर गया। चौथी बार कोई आता है, एक बार कटवा के देखें, 3 मर गए ना भैया, कितनी बार कटवाओगे? ये चुनाव बीजेपी के लिए जरूरी है, क्योंकि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति इन दोनों गुजरातियों का भविष्य इस चुनाव पे टिका हुआ है। एक ये शेर है बिहार अशोक जी, बिहार हाँ, एक शेर याद आ गया, उसके बाद आप इसको खत्म कीजिएगा अपने अंदाज में, कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम उम्र कयामत का इंतजार किया। तो बस हर बस बार वही वादा करते रहिए और लोग इंतजार हाँ, करते रहे। बस और वो कयामत की रात आती रही। कयामत की रात आने के चक्कर में वो रोज की रात काली करनी पड़ती है। ये बिल्कुल। बिहार बिहार की जनता इस बार बिहार के विधानसभा में बिहार की सरकार नहीं चुनाव कर रही है। बिहार की जनता अपने आने वाले भविष्य को तय कर रही है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने बोल दिया, बीजेपी के ही, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उसने बोल दिया कि ये जो है दारू, जो नशाबंदी है, ये ढकोसला है, गुजरात में भी और बिहार में भी। नशाबंदी के मायने हैं शराब माफिया को जन्म खत्म देना, करना। और शराब नहीं, शराब माफिया को जन्म देना। हाँ, जहां मतलब जिस शराब तरह की बंदी है नशाबंदी वहां कर रहे माफिया हैं ये, पैदा बिल्कुल। होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बोले बिहार में और गुजरात में होम डिलीवरी है शराब की। हाँ, एकदम है। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है बीजेपी का मंत्री, और ये बिहार में शराबबंदी बेच रहे हैं। इनको तय नहीं हुआ अभी क्या करना है। ये पूरे बिहार के चुनाव में घुसपैठिया एक शब्द बार बार उच्चारित हो रहा है। घुसपैठी है, घुसपैठी है, ठीक है भाई, घुसपैठी है, मान लिया। चुनाव आयोग ने कहा घुसपैठी है, हमने कई घुसपैठियों पकड़े, कितने पकड़े, कोई बोलने को तैयार नहीं। गृह मंत्री बोलते घुसपैठियों के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं, कितने घुसपैठिए हैं, बताने को जवाब। तैयार नहीं। पुरानी लिस्ट और नई लिस्ट में घुसपैठियों ही निकाल दिए गए, यही कहना है ना। तो पुरानी लिस्ट में तो लोकसभा चुनाव हुआ था, तो घुसपैठियों के घुसपैठियों ने वोट तो से जीते। तुमको चुनाव जितवा दिया था। बिल्कुल। लोकसभा में जो बिहार में मैंडेट मिला है बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को, वो घुसपैठियों का मतदान है। तो घुसपैठियों के नेता तो आप हो। आंकड़ा है, जितना मनमोहन सिंह के 10 साल में घुसपैठिए निकाल दिए गए, उसमें से आधे भी घुसपैठिए इन्होंने नहीं निकाले। अब सरकार करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बंगाल का, कल उसने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। उन्हें कहा यदि बीजेपी सत्ता में आती है बांग्लादेश, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में कोई बाढ़ नहीं होगी, कोई सीमा पे तार नहीं होंगे, सीमा खुली होगी, क्योंकि हम एक थे, एक है और एक रहेंगे। तो घुसपैठियों को गेस्ट कहा हमारी जाएगा। हमारी भाषा एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारी खान पान एक है, देखा हम जाए तो एक कुछ है। गलत नहीं कह रहे हैं वो, देखा जाए तो वो कुछ भी सही कह गलत रहा नहीं है, कह रहे। वो सही बिल्कुल। कह रहा है। तो टीएमसी ये कह रही है, सांसद महोदय पहले आप तय कर लो कि आपको बाढ़ नहीं चाहिए, और आपके होम मिनिस्टर यहाँ आरोप लगाते हैं कि टीएमसी हमको जगह नहीं दे रही, इसलिए हम बाढ़ लगा नहीं पा रहे, जबकि वहां बाढ़ है। हम्म। इतनी विसंगतियों से भरे हुए ये लोग, ये बेसिकली भेल हो गई बीजेपी। अशोक जी, अशोक जी, मैं जब भी रामचरितमानस पढ़ता हूँ या रामायण की कहानी देखता हूँ तो मेरे समझ में ये आता है कि अतिशयोक्ति में बात की गई है, अलंकार में बात की गई है। रावण के 10 मुंह नहीं थे। रावण एक ऐसा आदमी था जो हर जगह जगह के हिसाब से बोलता था। वो बिहार में जाता था तो बिहार का बेटा हो जाता था, पंजाब से उसका रिश्ता हो जाता था। मतलब वो इस टाइप के, मैं मोदी जी के ऊपर कुछ नहीं कह रहा हूँ। अगर नहीं मोदी नहीं, जी के ऊपर किसी ये को नहीं, नहीं, मोदी जी के इनकी ऊपर नन किसी को लगा हो तो मैं माफी नहीं मांग नहीं, लेता हूँ। मैं तो रावण का रावण ही की बात कर रहा हूँ। जी, रावण की बात तो ये थी रावण कि वो 10 मुंह से 10 तरह की बात करता था। शिव जी के पास जाते तो शिव जी के भक्त बनते, यस। परशुराम के पास जाते तो वो सबसे बड़े ब्राह्मण बनते, क्योंकि परशुराम उनके भाई थे, उस हिसाब से जी, गुरु बंधु थे। जी। जब अपने नाना से बात करते तो वो राक्षस हो जाते, जब आप पिता की विरासत करते तो सबसे बड़े ज्ञानी पंडित हो जाते, जब बेटे को सामने देखते तो इंद्रजीत, पूरे विश्व जीतने का अहंकार होता।
जब अपने संगीत पे इतराते तो संगीत के वाइब्रेशन के सोने की ईंटें हिमालय पहुंचा देते। तो ये हर जगह वो जब संगीत का, तो इससे बड़ा संगीतकार नहीं तो एक चेहरा वो। नाना से बात करते समय राक्षस, वो एक चेहरा। किसी महिला को अलग अलग देखकर एक चेहरे अलग थे, चेहरा। महिला को देख के एक अलग चेहरा। तो ऐसे ही चेहरे के कई रावण वर्तमान में भारत में घूम रहे हैं। बस इसी और पे बात खत्म। दुर्भाग्य है कि सतयुग के राम की प्राण प्रतिष्ठा रावण कलयुग में कर रहा है। बस इसी पर बात हम खत्म करते हैं। बाकी जनता जनार्दन में है। हमेशा मैं कहता हूँ, जनता जो तय करेगी वो जनता भी झेलेगी और हम भी झेलेंगे। तो बहुत शुक्रिया अशोक जी, यहाँ से जुड़ने के लिए। समय का बड़ी मुश्किल से एडजस्टमेंट हो पाया, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद।